आप सभी को नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके बाई मुकेश सर। एक ऐसा मंच जहां तथ्य, तर्क और तैयारी तीनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे 10 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नों की जो केवल परीक्षा में नहीं बल्कि उस सोच को भी विकसित करेंगे जो हमें बेहतर नागरिक और प्रतियोगी बनाती है। कॉपी पेन उठाइए और चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों से सपनों तक की ये धमाकेदार यात्रा। 10 प्रश्न है, 10 बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न, जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 2025 तक कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54, 55, 58, 60। टाइगर, जिन्हें हिंदी में बाघ कहते हैं, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु 1972 में बना है, पहले शेर था। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने बता दिया होगा, गैस कर लिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। अब तक 58 टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, वहीं से शुरू हुआ था। उत्तराखंड जो यूपी से अलग हुआ है। 2001 में बना है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून, दूसरी गैरसौर। देवों की भूमि कहते हैं उत्तराखंड को। यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। नवीनतम जो नया बना है वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है, जिसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन, जो शिप्रा नदी के किनारे है। उसी उज्जैन में महाकाल का मंदिर है और कुंभ का भी आयोजन होता है। बांधवगढ़ की बात कर रहे थे, ये रहा बाघ। दूसरा प्रश्न है, रैगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रैगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, बताना है आपको। अंत तक जुड़े रहिएगा, देखेंगे प्रश्न एक से एक बेहतरीन है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रैगुर मिट्टी। ये मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। रैगुर नाम है मराठी भाषा से लिया गया है। इस मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं। मिट्टी का जो निर्माण है काली मिट्टी का या रैगुर मिट्टी का, बेसाल्ट चट्टानों से होता है। बेसाल्ट चट्टानें जो बनती हैं वो लावा से बनती हैं और लावा निकलता है ज्वालामुखी से। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जिसका नाम है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से जिस चट्टानों का निर्माण होता है उन चट्टानों को कहते हैं बेसाल्ट। और जब ये बेसाल्ट चट्टानें टूट फूट जाती हैं तो एक मिट्टी का निर्माण करती हैं, जिसे काली मिट्टी या रैगुर मिट्टी कहते हैं। सूखने पर सिकुड़ती है और गीले होने पर फूलती है, तो इसमें दरारें आ जाती हैं। मिट्टी को खुद ही हल चलाने जैसा बना देती हैं, इसीलिए इसे स्वखोदक मिट्टी भी कहा जाता है। जल धारण की क्षमता बहुत अच्छी होती है, पानी को लंबे समय तक रोक के रखती है। भारत में जहाँ जहाँ रैगुर मिट्टी पाई जाती है वहाँ कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती है। और इस पूरे एरिया को कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस पूरे एरिया को, जिन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे कपास की खेती होती है, उसे कहते हैं कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र। पुराने जमाने में गाँव में काली मिट्टी से कच्चे मकान और दीवारें बनाई जाती थी, क्योंकि ये सर्दी में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती थी। अगर मिट्टी की बात करें तो सबसे पहले 1879 में डॉक सैब ने मिट्टी का वर्गीकरण 5 भागों में किया था। विभाजित किया था 5 वर्गों में। उसमें थी जलोढ़ मिट्टी या कछार मिट्टी, काली मिट्टी या रैगुर, तीसरी लाल, चौथी लेटेराइट, पांचवी मरु मिट्टी। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 समूह में, यही प्रश्न महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में मिट्टी को कितने भागों में, 8 भागों में बांटा गया है। एक जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, चौथी लेटेराइट मिट्टी, पांचवी शुष्क मृदा, छठवीं लवण मृदा, सातवीं पोटेशियम मृदा और आठवीं वन मृदा। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा, भारत में चूहों का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये मैंने पिछले वीडियो में ये प्रश्न कवर किया था, अगर आपने देखा होगा। नहीं देखा तो जाके देखिएगा। भारत में चूहों का मंदिर किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। ये करड़ी माता का मंदिर है, राजस्थान में है। करड़ी माता के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। दसनोक जगह का नाम है, बीकानेर जिला में स्थित है ये। 25,000 से अधिक काले चूहे रहते हैं, इन्हें पवित्र माना जाता है। चूहों को काबा कहते हैं। जिन श्रद्धालुओं के ऊपर चूहा चढ़ जाता है तो ये शुभ संकेत माना जाता है। अगर कोई चूहा मर जाता है तो उसे चांदी का चूहा बना के दान करना पड़ता है। सफ़ेद चूहा दिख जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि करड़ी माता का अवतार माना गया सफ़ेद चूहे को, और भाग्यशाली माना जाता है अगर किसी को सफ़ेद चूहा इस मंदिर में दिखता है तो। 600 साल पुराना मंदिर है माता करड़ी, जो दुर्गा माता का अवतार भी है। राजस्थान में बहुत पूरी, पूरे देश में ही पूजी जाती है, राजस्थान में थोड़ी ज़्यादा इनकी संख्या के मानने वाले हैं।
और दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ चूहे पूजे जाते हैं। राजस्थान जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, वीरों की भूमि राजस्थान। ठीक है, ये चूहों के बारे में दिखाया गया भाई। अगला प्रश्न चौथा, भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए जापान की किस शिंकानसेन ट्रेन मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है? शिंकानसेन ट्रेन मॉडल जापान में चलता है, दुनिया की बेहतरीन ट्रेनों में से एक है, जो सबसे तेज चलती हैं उन्हीं में से है। तो भारत में जो प्रयोग किया जा रहा है वो इनमें से कौन से मॉडल का है? N700, E5 शिंकानसेन, E10 शिंकानसेन और डी मैगलेव सीरीज। तो बताना है आपको किस सीरीज की ट्रेनें हैं जो भारत में आ रही हैं। जापान राजधानी टोक्यो, मुद्रा का नाम एन, संसद का नाम डाइट, जापान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, E5 शिंकानसेन। ये परियोजना मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना है। कुल दूरी 508 किलोमीटर, अधिकतम रफ्तार 320, मतलब 280 से लेकर ये 350 किलोमीटर की ये इसकी रफ्तार रहती है, लेकिन ये एवरेज है। जापान की मदद से 5 सीरीज शिंकानसेन संचालन कर रही है जापान की ये जापानी तकनीक का चमत्कार। टोक्यो से अमरोही के बीच चलाई जाती है जापान में ये शिंकानसेन 5 ट्रेन। हायाबुसा के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है बाज पक्षी, उसी ट्रेन के बारे में था ये, जो हमारी अहमदाबाद से चलेगी मुंबई के बीच। उसी में कितना लागत है, कितनी दूरी है, उसी के बारे में है। ये ट्रेन भूकंप रोधी तकनीक है, मतलब अगर भूकंप आ जाए तो ये रुक जाती है, आपात स्थिति में तुरंत रुक सकती है। भारत में पहला जो ट्रायल किया जाएगा, मतलब पहली सीरीज़ पूरी भेजी ट्रेनें जो भेजी गई हैं वो 1 जुलाई 2025 को गुजरात के साबरमती डिपो में है टेस्टिंग के लिए। ट्रायल 2025 के अंत तक होगा गुजरात में। रेल की पटरी बिछाई जा चुकी हैं बड़ोदरा में। ये सब बातें उन्हीं से संबंधित हैं। जापान के बारे में बात कर लेते हैं। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। जापान को निप्पॉन भी कहते हैं। निप्पॉन का मतलब होता है सूरज का मूल स्थान, इसलिए लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है जापान को। जापान रिंग ऑफ फायर नामक क्षेत्र है जो भूकंप और ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते भी है। प्रकृति के साथ सबसे ज़्यादा छेड़खानी करने वाला भी जापान है, लेकिन बहुत अनुशासन है जापान के बारे में। जब मैंने इस क्वेश्चन की समरी तैयार कर रहा था तो पढ़ा मैंने, अनुशासित लोग हैं जापान में। आगे बात करते हैं। प्रसिद्ध ज्वालामुखी है वो माउंट फ्यूजी है। जापान की ट्रेन वही दुनिया की 30 ट्रेनों में। जबकि जापान पे देखो टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई जापान की। परमाणु बम डाला गया 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। जापान बर्बाद हो गया था, उसके बाद देखो 2025 तक कितना कवर किया उसने। विकसित देशों में आता है। जापानी लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र तक जीवित रहते हैं। औसतन आयु 84 साल है। सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन 100 वर्ष से ऊपर के लोग जापान में ही रहते हैं। यहाँ जापान का जो प्रसिद्ध व्यंजन है जो पूरी दुनिया में फेमस है, सुशी। ये प्रश्न और जितनी बातें ये बोल रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई और आने की संभावना है। सुशी व्यंजन है जापान का, बहुत फेमस है। जापान को वीडियो गेम्स का गढ़ कहा जाता है। आप देखते होंगे डोरेमोन और पोकेमोन, ये कार्टून आते हैं जापान से ही शुरू किए गए। और जापान की मैंने कंपनी सोनी, जापान की कंपनी है। टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हो गया जापान। अगला प्रश्न है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किस ऐतिहासिक केस से संबंधित है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किस ऐतिहासिक केस से संबंधित है? गोकुलनाथ केस, बी शंकरी प्रसाद केस, सी केशवानंद भारती केस, डी मिनर्वा मिल्स केस। गोकुलनाथ केस, शंकरी प्रसाद, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, केशवानंद भारती। बात कर लेते हैं केशवानंद भारती से संबंधित। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में फैसला आया था। ये संविधान का इसके तहत जो निर्णय दिया गया कि मूल ढांचा उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रस्तावना में नए शब्द तो जोड़े जा सकते हैं लेकिन पुराने शब्दों को नहीं हटाया जा सकता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया था। सबसे बड़ी पीठ अब तक की जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, 13 जज शामिल हुए थे। मत का विभाजन 4 मतलब 1 वोट से ही जीत हुई है। बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता है। और ये जो केशवानंद भारती, ये NDR मठ केरल के प्रमुख संत थे। अभी 2020 में इनका निधन हुआ है। ये फैसला भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ बना। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल आत्मा को नहीं बदल सकती है। यह फैसला न्यायिक और स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। बिल्कुल सही बात है।
अगर बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून का राज, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, संसदीय प्रणाली और संघात्मक संरचना। फैसला था वो 700 पेज में था, 68,000 शब्द शामिल हुए, 13 जजों की राय दी गई और सब जजों की राय एक अलग अलग थी, एकजुट नहीं थी, लेकिन जो निष्कर्ष निकला वो एक जैसा था। केवल एक वोट से संविधान की आत्मा बची। 7 जज बेसिक स्ट्रक्चर के पक्ष में थे, जबकि 6 जज इसके खिलाफ। यानी अगर एक जज भी इधर उधर हो जाता तो संविधान की आत्मा को बदलने की ताकत मिल जाती संसद को। हाँ, ऐसे समझ लो। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर शब्द है वो संविधान में नहीं लिखा, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से बताया है, यही कारण है। न्यायिक सिद्धांत, 42वें संविधान संशोधन से पहले संसद खुद को सर्वोच्च मानने लगी थी, इसीलिए इस केस ने कहा कि संसद शक्तिशाली है पर संविधान से ऊपर नहीं है। इस केस से पहले संसद कुछ भी बदल सकती थी, वो गोकुलनाथ केस से हुआ भी था ऐसा, ये देखो है। इससे पहले शंकरी प्रसाद और गोकुलनाथ केस में संसद को संविधान में किसी भी हिस्से में बदलने की पूरी आज़ादी दी गई थी। वो समय जो जज थे वो उनका नाम न्यायमूर्ति S M सीकरी था, वो उनका अंतिम दिन भी था जिस दिन ये फैसला आया, उसके बाद वो रिटायर हो गए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित हुई इससे। चलो भैया, बेसिक स्ट्रक्चर भारतीय संविधान का अदृश्य सुरक्षा कवच है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस में स्थापित किया। और बहुत सारे इंटरव्यू में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछ ही लिया जाता है जहाँ तक है। अगला प्रश्न है, भारत ने जनगणना प्रक्रिया में 2025 में पहली बार डिजिटल रूप में कौन सी संवेदनशील सामाजिक जानकारी शामिल करने का निर्णय लिया है? भारत ने जनगणना प्रक्रिया में 2025 में पहली बार डिजिटल रूप में कौन सी संवेदनशील सामाजिक जानकारी शामिल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए भारत का उपगुट, बी भाषा विविधता, सी जाति संबंधित विवरण, डी आर्थिक स्थिति। बताना है आपको। बड़ा देख रहे हो हल्ला भी मचा हुआ है इस प्रश्न के ऊपर, बवाल चल ही रहा है। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जाति संबंधी विवरण। अगर हम जनगणना की बात करें तो पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, और नियमित जनगणना जो 1881 से शुरू हुई प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर। पहली बार जो जाति आधारित जनगणना थी वो गुलाम भारत में हुई थी 1931 में, तब से लेकर अब तक नहीं हुई। पहली बार सरकार ने इसके लिए हामी भरी है, अब होगी 2026-27 में। इसमें OBC ST SC को भी शामिल किया गया है, पहली बार ही ये होगा। मोबाइल आधारित एवं कंप्यूटर से स्वयं डाटा भर सकेंगे लोग। अगली बात कर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद गाय की हत्या को रोकने से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद गाय की हत्या को रोकने से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। लग रहा होगा आसान प्रश्न है, लेकिन जब आप अपने जवाब चेक किए होंगे तो खुद ही अंदाज लग गया होगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48। और इसके तहत आपको पता ही चल गया होगा, आते हैं DPSP, नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड से लिए गए हैं। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी। गाय की बात करें, गाय उत्तराखंड का जो राज्य का है उसका राजकीय पशु है। गाय को भारत में माता कहा जाता है। लेकिन गाय के बारे में मैंने देखा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जो भी है, ये राजीव दीक्षित जी हैं, इन्होंने कहा राजनीति के में चेहरे कुछ होते हैं, मुखौटे कुछ होते हैं। गाय को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें, दावे किए जाते हैं। 22 राज्यों में गाय को आप वध नहीं कर सकते, प्रतिबंधित हैं। लेकिन भारत में कितने राज्य आप जानते ही हैं। उत्तर भारत में गाय की बहुत सम्मान, बहुत इज्जत। और नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे, सॉरी साउथ इंडिया में जाएंगे तो मैंने देखा तेलंगाना में अगर आप पढ़ेंगे तो अगर हिंदुस्तान के 10 बड़े बूचड़ खाने देखेंगे तो उसमें जो 3 सबसे बड़े बूचड़ खाने हैं वो कोई नाम आपको दिख रहा है, उनका नाम है अल नूर, अल कबीर। देख के लग रहा होगा ना किसी कोई दूसरे संप्रदाय के लोग या जात, जबकि इनके जो संगठन के मालिक हैं, ये जो बूचड़ खाने चला रहे हैं, ये सब हिंदू हैं बड़े स्तर पे, समझे। हाँ, मतलब दिखाएंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। अगला प्रश्न है, जीरो का आविष्कार किसने किया? जीरो का आविष्कार किसने किया? ए आर्यभट्ट, बी भास्कराचार्य, सी ब्रह्मगुप्त, डी वल्लभाचार्य। आपको बताना है इनमें से जीरो का आविष्कार किसने किया है। आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य ने, ब्रह्मगुप्त ने, वल्लभाचार्य ने। जीरो शून्य कहते हैं जिसे हम, शून्य जिसकी खुद की तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जिसके साथ भी रखा जाता है 10 गुना कीमत बढ़ा देता है उसका।
और आदमी को शून्य से ही शून्य जैसा ही होना चाहिए। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रह्मगुप्त। उन्होंने अपनी ब्रह्मगुप्त की पुस्तक का नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। इसमें शून्य की परिभाषा और गणितीय नियम दिए हैं। आप लोगों ने जहां तक है, आपने आर्यभट्ट टिक लगाया, आर्यभट्ट दशमलव के जनक रहे भैया, ठीक है, दशमलव प्रणाली के। शून्य की खोज नहीं की उन्होंने, शून्य की खोज की ब्रह्मगुप्त ने। चलो, अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की वायुसेना कमाने हैं? और इस टॉपिक में मैंने 11 एक क्वेश्चन ज़्यादा हो गया तो मैंने कहा बना रहने दो, बहुत अच्छा लगा, आपके काम आएगा, तो आप बने रहिएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। भारत में कितने प्रकार की वायुसेना कमान है? 5, 6, 7, 4। वायुसेना अध्यक्ष जो हैं वो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं वर्तमान समय में। वायुसेना दिवस कब मनाते हो ये आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और 7 कमांड हैं, सही जवाब है इस प्रश्न का। भारतीय वायुसेना की 7 कमांड इंडियन एयरफोर्स की है। 5 लड़ाकू कमाने हैं और 2 सपोर्ट कमाने हैं। बात कर लेते हैं इनका मुख्यालय कहाँ पर है। वेस्टर्न एयर कमांड नई दिल्ली ऑपरेशन करती है, लड़ाकू कमांड है ये। ईस्टर्न एयर कमांड शिलांग मेघालय में ऑपरेशनल है ये भी। सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज इलाहाबाद में है, ऑपरेशनल है। साउथ एयर कमांड तिरुवनंतपुरम केरल ऑपरेशनल है, गांधीनगर में है ये। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर गुजरात ऑपरेशनल ऑपरेशनल है भी, ये भी है। ट्रेनिंग कमांड्स बेंगलुरु कर्नाटक में है, सपोर्ट करती है। और ये मेंटेनेंस कमांड नागपुर महाराष्ट्र में, ये भी सपोर्ट करती है। मतलब ऑपरेशन जो ऑपरेशनल कमांडें होती है ये युद्ध निगरानी एयर ऑपरेशंस का संचालन करती हैं। भारत में भौगोलिक सीमाओं के अनुसार इनकी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। सपोर्ट कमांडें क्या काम करती हैं? ट्रेनिंग कमांड्स, ये पायलट और टेक्निकल स्टाफ को ट्रेनिंग देती हैं। एयरक्राफ्ट व अन्य उपकरणों के रख रखाव और मरम्मत का कार्य करती हैं। 2 कमांडें और 5 लड़ाकू कमांडें हैं। चलिए, और वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ऑपरेशनल कमान है। चलिए, मेंटेनेंस के लिए साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, आपने देखा है आजकल एयरफोर्स ही लड़ी रही है, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा। 10वां प्रश्न है, ब्लैक होल थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी? ए आइंस्टीन, बी स्टीफन हॉकिंग्स, सी न्यूटन, डी एडी विग्नर। ब्लैक होल थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी? आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग्स, न्यूटन, एडी विग्नर। इस प्रश्न का सही जवाब है, जहां तक है आपने गलत ही गैस किया होगा, देख लेना। सही जवाब है ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग्स। और आज जब मैंने इस प्रश्न की समरी तैयार, मैंने स्टीफन हॉकिंग्स को पढ़ा तो रोंगटे खड़े हुए, मैं स्तब्ध रह गया। ऐसे समझ लो, इस आदमी का 95% शरीर, 95% शरीर काम ही नहीं कर रहा था, और इसने वो खोजें की हैं विज्ञान में, वो काम करके करेगा जो एक सक्षम व्यक्ति भी नहीं कर सकते। बहुत कम, ऐसे समझ लो। मतलब सिर्फ इनका एक गाल और आंखें, इतना चेहरा और दिमाग काम करता था, बाकी पूरा शरीर। और दूसरी एक बात की, कभी कभी हमें लगता है हम लोग लेट शुरू करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में। 2 साल 2.5 साल का स्कूल भेज रहे हैं, 3 साल का, 4 साल, 8 साल में इन्होंने पढ़ना शुरू किया। 21 साल में इन्हें लकवा कह सकते हैं अपने भाषा में, लकवा मर गया। तो इनके डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि बस आप कुछ साल ही जिंदा रह पाएंगे, ऐसे समझो। डॉक्टरों ने बताया कि आप 2-3 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, और इस आदमी ने डॉक्टरों को, पूरी गणितीय दुनिया को आश्चर्यचकित, 55 साल जिंदा रह के गई, ऐसे समझो, उन्हें भी फील कर दिया। 100, मतलब मन जो भी पढ़ा, कभी टाइम मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा। मॉरल डाउन हो जाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन इनके शारीरिक रूप से अक्षम होने के बाद भी विज्ञान के क्षेत्र में वो काम करके गए हैं ये। ब्लैक होल क्या है पढ़ लीजिएगा। चलिए, ब्लैक होल अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि उसमें प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल को सीधे देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके आसपास के प्रभावों से इसकी उपस्थिति का पता लगाया जाए। और वो सापेक्षता का सिद्धांत दिया है आइंस्टीन ने, पढ़ा होगा वो, हाँ देख लो, नहीं तो आप लोगों का जहाँ तक है वही टिक रहा होगा। ये ब्लैक होल सिद्धांत पहला 1916 में ब्लैक होल शब्द दिया, 1967 में। और थ्योरी जो स्टीफन हॉकिंग्स ने बनाई थी, हॉकिंग्स की भविष्यवाणियाँ। अगला प्रश्न है, संसद में जीरो हावर किस नियम के तहत चलता है? संसद में जीरो हावर किस नियम के तहत चलता है? नियम 377, नियम 267, सी कोई नियम नहीं, डी नियम 193। संसद में जीरो हावर, प्रश्नकाल के बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। बताना है आपको ये किस नियम के तहत है, और कमेंट्स करके हमें बताइएगा आप कितने प्रश्न सही थे।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोई नियम नहीं है, कोई औपचारिक नियम नहीं है इस परंपरा की। बात करें संसद में बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल सार्वजनिक मुद्दे उठाए जाते हैं। प्रश्नकाल के बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है, 0 आवर। 11 बजे की कार्यवाही शुरू होती है और 11 से 12 तक प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल में। ठीक है भैया। और प्रश्न 3 तरह के यहाँ पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न। शुरू 1962 से ये परंपरा शुरू हुई है। ठीक है, नियम कोई नहीं है। अनुमति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के जो सभापति वो होते हैं वो देते हैं। 0 आवर जब कोई नियम नहीं तभी 0 आवर। ठीक है भैया, चलो ये ट्रिक है इसकी। और कुछ लाइनें हैं ये। जुगनुओं की आंख में जाले हुए हैं, सूर्य के अस्तित्व को टाले हुए हैं। जुगनुओं की आंख में जाले हुए हैं, सूर्य के अस्तित्व को टाले हुए हैं बड़े मजबूत नदियां रोक लेंगे। हैं बड़े मजबूत नदियां रोक लेंगे, बांधने भी ये बहम पाले हुए हैं। आपके कितने प्रश्न सही थे हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो ज्ञानवर्धक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।